जय हिंद सभी को, स्वागत है आप सबका यूपीएससी हिंदी में। हाल ही में हम लोगों ने सुना कि सारनाथ को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है और इसी के साथ ये भारत का 45वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गया है। तो आज हम लोग देखेंगे कि कोई भी साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कैसे शामिल किया जाता है, कोई साइट जब वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हो जाती है तो फिर उसको बेनिफिट्स मिलते हैं, उसके लाभ क्या होते हैं। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि सारनाथ की क्या ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि जिसकी वजह से सारनाथ को शामिल किया गया है। तो देखिए, सारनाथ भारत के 45वें विश्व धरोहर स्थल, इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सारनाथ कहाँ स्थित है, तो ये वाराणसी से लगभग 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। कब शामिल किया गया? तो 25 जुलाई 2026 को इसको शामिल किया गया। कहां पर शामिल किया गया? तो विश्व धरोहर के लिस्ट में शामिल किया गया। और किस स्थान पर शामिल किया गया? तो 48वें यूनेस्को विश्व धरोहर समिति सत्र में इसको शामिल किया गया, जो कि कहां हो रहा था? दक्षिण कोरिया के बुसान नामक शहर में हो रहा था। और इसी के साथ ये भारत का 45वां स्थल बन जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि सारनाथ की कुछ विशेष बातें। तो सारनाथ में हमने क्या देखा कि बोध गया से ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश यहीं दिए थे। तो यहां पर बौद्धास फर्स्ट सरमन के रूप से भी जानते हैं कि पहला उपदेश उन्होंने यहीं सारनाथ में ही दिया था। दूसरी बात हम क्या देखते हैं कि जो बौद्ध संघ होते हैं उनकी स्थापना यहीं हुई थी। तो पहला कारण ये हो गया। दूसरा हम ये देख लेते हैं, और इसी जो व्यवस्था, ये जो घटना हुई थी, इस घटना को हम क्या जानते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन के रूप से भी हम देख रहे होते हैं। देखिए, यहाँ पर एक चक्र बना भी है, तो आप कह भी सकते हैं धर्म चक्र परिवर्तन को ये दर्शा रहा है। इसके बाद हम कुछ प्रमुख तीर्थ स्थल को देख लेते हैं जो बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला लुम्बिनी, यहां पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। दूसरा हम बोध गया के बारे में देखते हैं, यहां पर इनको इनलाइटनमेंट मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तीसरा जो अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है वो कौन सा है? सारनाथ, जहां पर इन्होंने अपना फर्स्ट सरमन यानी प्रथम उपदेश दिया था। किसने? महात्मा बुद्ध ने। और चौथा स्थान हम देखते हैं कुशीनगर, जहां पर इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। किसका? महात्मा बुद्ध जी का। इसके बाद हम देख लेते हैं कि यहां पर कुछ और जो बौद्धिक स्मारक मिले हैं, मतलब जो यहां पर ऐतिहासिक स्मारक मिले हैं। कहां पर? सारनाथ में। तो पहला हम देखते हैं कि यहां पर धम्मेक स्तूप के बारे में देखते हैं कि यहां पर धम्मेक स्तूप मिला। फिर इसके बाद हम यहां पर चौखंडी स्तूप के बारे में भी बात कर रहे हैं। कहां पर? सारनाथ में ही। और तीसरी और विशेष चीज के बारे में बात कर रहे हैं, इसको तो हम लोग भारत का नेशनल एम्बलम भी बोलते हैं। तो जो अशोकन पिलर का ये जो नेशनल एम्बलम हम लोग लिए हैं, ये भी कहां से है? सारनाथ में ही ये पाया गया था। तो ये कुछ विशेष चीजें हो गई, ये कुछ ऐतिहासिक स्मारक हो गए जो हम लोग कहां से पाए हैं? सारनाथ में पाए हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं प्रक्रिया। यहां पर आपको एक चीज दिख रहा होगा कि 28 साल की जर्नी, मतलब विश्व धरोहर बनने के लिए 28 वर्षों की यात्रा किसने की? सारनाथ ने की। तो सारनाथ चल के 28 वर्ष कहां चला? सारनाथ कहीं नहीं गई। ये प्रक्रिया में पूरा 28 वर्ष लग गया कि जब से इसको आवेदन किया गया होगा तब से लेके और जब मान्यता मिली तब तक के 28 वर्ष की बात हो रही है। तो यहां पर हम पहला स्टेप देखते हैं। पहला स्टेप कौन सी बात कर रहा है? पहला स्टेप बात करता है टेंटेटिव लिस्ट की, मतलब संभावित सूची की बात कर रहा है। तो सारनाथ को कब? 1998 में क्या किया गया था? शामिल किया गया था। किसमें? टेंटेटिव लिस्ट में। और टेंटेटिव लिस्ट की खासियत क्या है कि इसके बिना कोई स्थल आगे नहीं बढ़ सकता। कहने का सेंस है कि अगर जो किसी स्थल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करना हो तो उससे पहले उसको टेंटेटिव लिस्ट में जगह चाहिए, मतलब फिर उस देश को उसको उठा के टेंटेटिव लिस्ट में डालना होता है। संभावित लिस्ट मतलब इसमें बहुत सारे स्थान होंगे जिनको होगा कि दर्जा दिया जाए कि ना दिया जाए। तो जिसपे होता है, जिसपे डायलेमेटिक डिसीजन लेना होता है, मतलब कोई भी स्थल को जो बनाना ही होगा तो सबसे पहली प्रक्रिया क्या है कि उसको टेंटेटिव लिस्ट में ऐड करना होगा। सारनाथ कब ऐड हो गया था? सारनाथ 1998 में ही ऐड हो गया था। किसमें? टेंटेटिव लिस्ट में। तो ये तो था पहला स्टेप। दूसरा स्टेप हम क्या देखते हैं? दूसरा स्टेप नॉमिनेशन का स्टेप देखते हैं। नामांकन दस्तावेज की बात करते हैं। तो इस टेंटेटिव लिस्ट से उठाकर किसी एक स्थल को क्या करता है? जो देश होता है वो प्रस्तावित करता है। प्रस्तावित करने के साथ साथ वो क्या क्या बताता है? देश उसके इतिहास के बारे में बताएगा, सीमाओं के बारे में बताएगा, और फिर यह भी बताएगा कि उनकी प्रबंधन योजनाएं क्या है, कि किस प्रकार से वो इस जगह का निगरानी करेंगे, किस तरीके से इस जगह का वो प्रबंधन करेंगे। कौन? देश किस तरह से ये कार्य करेगा। तो दूसरा स्टेप था। तो पहला स्टेप हमने क्या देखा कि टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया जाता है, उसके बाद नामांकित किया जाता है। तीसरा स्टेप आता है एक्सपर्ट इवैल्यूएशन का स्टेप होता है। एक्सपर्ट इवैल्यूएशन का स्टेप होता है, यहां पर हम दो संस्थाओं का नाम देख रहे हैं। ये दो संस्थाएं क्या होती हैं? अच्छे तरीके से इनको इवैल्यूएट करती हैं, एक्सपेक्ट करती हैं कि
जो ये साइट है, जो कौन सी कोई भी साइट है जिसको कहां पर ऐड करना है, जहां जिसको ऐड करना है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड करना है, तो उनको इवेल्युएट करती हैं। तो दो साइट है, एक IUCN है, तो IUCN को हम लोग जानते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑन नेचर, और दूसरा जो इसमें साइट दिया हुआ है ICOMS, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट एंड साइट्स। तो ये जो दो संस्थाएं होती हैं, ये दो संस्थाएं क्या करती हैं, जांच करती हैं, इवैल्यूएट करती हैं इस साइट के बारे में, पूर्णतया मतलब धरातल लेवल पे आकर चीजों की जानकारी लेती हैं। तो 3 स्टेप हम लोग देख चुके। चौथा स्टेप होता है कमिटी डिसीजन का, मतलब टेंटेटिव लिस्ट में आ गया, ठीक है, फिर देश ने नामांकित भी कर दिया, ठीक है, फिर इन्होंने अपना इवैल्यूएट किया और अपनी रिपोर्ट भी सबमिट कर दी, ठीक है। अब बात आती है कमेटी के डिस्कशन की, कि कमेटी डिस्कशन मतलब कमेटी ये बात बोलेगी कि हाँ इस साइट को शामिल किया जाए या ना शामिल किया जाए, या अब इस पर विचार विमर्श किया जाए। तो हमको क्या याद रखना है कि 21 सदस्य देशों की स्वीकृति, मतलब जो समिति होती है ये 21 सदस्य देशों की समिति होती है। कितने? 21 सदस्य देशों की समिति होती है जो डिसीजन लेती है कि किसी भी साइट को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करना है कि नहीं करना है। तो ये क्या क्या करेंगे, स्वीकृति देंगे, अस्वीकृति भी दे सकते हैं, और साथ में ये स्थगन भी कर सकते हैं कि इस साइट को ऐड करना है कि नहीं करना है। यहां पर बात आती है कि अगर जो कोई साइट ऐड हो गया, यहां पर बात आती है कि अगर जो कोई साइट ऐड हो गया, किसमें ऐड हो गया, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अगर जो कोई साइट ऐड हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, ये तभी भी उसकी निगरानी कर रहे होते हैं कि सही से उसका रख रखाव हो रहा है, देखभाल हो रहा है, चीजें व्यवस्थाएं सही से चल रही हैं कि नहीं। अगर जो ऐसी कोई दिक्कत होती है तो फिर इसको डेंजर लिस्ट में उस साइट को डाल दिया जाता है। कौन डाल देता है? यही कमेटी और यही व्यवस्था इसमें डाल देते, वापस यूनेस्को ही यहां पर डाल देती है कि नहीं ये डेंजर लिस्ट में इसको डाल दिया जाए इस साइट को। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे क्राइटेरिया का जो क्राइटेरिया मीट करना होता है। मतलब ये देखिए आपको 6 कल्चरल क्राइटेरिया दिए हैं, मतलब 6 सांस्कृतिक मानदंड दिए हैं, और आपको 4 प्राकृतिक मानदंड दिए हैं, कुल मिला के ये 10 हैं। तो इस 10 में से कम जो जिस भी साइट को ऐड करना है, तो इस 10 में से कम उसको एक क्राइटेरिया मीट करना ही करना होगा, ठीक है। तो इससे नेचुरल क्राइटेरिया क्या हो सकते हैं, तो इसमें जैसे असाधारण प्राकृतिक सौंदर्य हो, या भूवैज्ञानिक इतिहास हो, या कोई जैव विविधता जैसी चीजें हो, तो उसको क्या होता है, वो नेचुरल क्राइटेरिया में आता है। मतलब इनमें में से कुछ उसको मीट करना होता है, कुछ ना कुछ उसमें ये चीज में से पाई जानी चाहिए, किसमें, जिस साइट को हमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड करना होता है। इधर हम क्या देखते हैं, तो इधर हम मानवीय प्रतिभा का उत्कृष्ट उदाहरण होना चाहिए, या सभ्यता की अद्वितीय प्रमाण होना चाहिए, या असाधारण वस्तुकला, मतलब ये कुछ चीजें हैं जो सांस्कृतिक मानदंड होते हैं। तो इन मानदंडों के आधार पर इनमें से एक या एक से अधिक भी वो फुलफिल कर सकता है, मीट करता है, वो पर्टिकुलर साइट पर ये जरूरी होता है। साथ ही साथ क्या होना चाहिए, उसकी प्रामाणिकता, अखंडता और प्रभावी प्रबंधन भी आवश्यक है उस क्षेत्र के, उस जगह के। फिर क्या किया जाएगा, उसको OVU भी बोला जाता है, मतलब आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू, मतलब उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य उस पर्टिकुलर एरिया का होना चाहिए। फिर उसको, उस साइट को क्या कर दिया जाता है, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिए जाते हैं। इसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि क्या क्या इसके लाभ होते हैं। कोई भी साइट अगर जो यूनेस्को का साइट बनता है, अगर जो इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन जाता है, तो उसको क्या क्या लाभ मिल रहे होते हैं। तो पहला क्या है, उसकी ग्लोबल आइडेंटिटी हो जाती है किसी भी साइट की, मतलब वैश्विक पहचान हो जाती है, दुनिया भर में स्थल की प्रतिष्ठा बढ़ जाती है जिस भी साइट को ऐड किया जाता है। दूसरा हम क्या देख रहे हैं, इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात करेंगे। यहां पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग की, अब किस प्रकार से, तो वैश्विक तकनीकी व्यवस्था मतलब प्राप्त होनी शुरू हो जाती है, इनको तकनीकी व्यवस्था मिलने लगती है। फिर रिसर्च और एजुकेशन में इस साइट के लिए मतलब और ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। साथ ही साथ हम क्या देखते हैं कि साइंटिफिक कंजर्वेशन कि वैज्ञानिक संरक्षण की बेहतर प्रबंधन और निगरानी सुनिश्चित होती है अगर जो कोई साइट क्या होता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हो जाता है। और इसका महत्वपूर्ण दूसरा क्या है कि ये टूरिज्म और इकोनॉमी को भी बूस्ट करता है। किस प्रकार से, कि जब कोई भी साइट क्या हुआ, शामिल हुआ वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, तो जाहिर सी बात है देश विदेश से लोग अब उस साइट को देखने जाएंगे। जिनको नहीं पता था वो जब शामिल हुआ तो पता चल जाएगा। वो घूमने से पहले लोग क्या करते हैं, अक्सर साइटों पर जाते हैं, देखते हैं कौन सी चीज घूमने वाली है, तो वो गए वर्ल्ड हेरिटेज साइट के साइट पर और फिर उन्होंने देखा कि अच्छा ये नई चीज है, या इस जगह भी जाया जा सकता है। तो जहां कोई व्यक्ति जो ऑनलाइन सर्च करके ही जा रहा होता है कि हम यहां जाएंगे, अब उनको इन जगहों के बारे में भी पता होगा कि अच्छा ये चीज भी, ये भी जगह घूमने वाली है, ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अब क्या होगा, यहाँ पर टूरिज्म बढ़ जाएगा। तो देखिए पर्यटकों की संख्या और स्थानीय रोजगार में वृद्धि देखने को मिलेगी। तो ये सब कुछ आयाम होते हैं, ये सब कुछ बेनिफिट्स हो जाते हैं अगर जो कोई साइट वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हो जाता है।
अब एक और चीज मन में आती है कि क्या अगर जो कोई साइट वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होता है तो उसको क्या आर्थिक सहायता भी मिलती है, मतलब यूनेस्को क्या उसको आर्थिक सहायता भी देता है, प्रदान करता है। तो ऐसी स्थिति में हमको क्या याद रखना है कि यूनेस्को कोई भी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं दे रहा होता है। देखिए इसमें लिखा है, क्या यूनेस्को सीधा पैसा देता है, क्या सीधी आर्थिक सहायता देता है, तो नहीं, अधिकांश खर्चे क्या है वो संबंधित देश ही उठाते हैं उस साइट का। तो फिर इसका फायदा क्या है, तो जैसा अभी हम लोगों ने देखा कि टैग वास्तविकता में क्या देता है, क्या फायदा होता है, तो इसमें हम अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिलती है उस साइट को। दूसरी चीज हम क्या देखते हैं कि तकनीकी विशेषज्ञता मिलती है, फिर संरक्षण पर मार्गदर्शन मिलता है, और कुछ सीमित परिस्थितियां होती हैं जब विश्व धरोहर कोष से इसको सहायता भी मिल सकती है। तो ये कुछ फायदा है, ये कुछ बेनिफिट्स हैं अगर जो कोई साइट शामिल होती है कहां पर, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होती है। तो साथ ही साथ आइए हम लोग और क्या देखते हैं, ये कुछ साइट्स हैं भारत की, कौन से साइट्स हैं, कुछ कल्चरल हेरिटेज साइट हैं, कुछ नेचुरल हेरिटेज साइट हैं और कुछ मिक्स साइट हैं। जैसे हम लोग देख सकते हैं ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हो गया, आपका केवलादेव नेशनल पार्क हो गया, फिर आप वेस्टर्न घाट की बात कर लें, फिर आप सुंदरबन की बात कर लें, तो ये क्या है, नेचुरल हेरिटेज साइट में आता है, मतलब ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट ही है। इसके अलावा हम लोग कल्चरल हेरिटेज साइट की बात कर लें तो आप अजंता एलोरा की गुफाएं देख लेंगे, फिर आप खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स मतलब खजुराहो का देख लेंगे। साथ ही साथ इसको तो आज हम लोग अभी पढ़े ही, एंशिएंट बुद्धिस्ट साइट ऑफ सारनाथ। तो ये सब क्या है, ऐसे बहुत सारे हैं जो क्या है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होते हैं। एक आपको यहाँ पर मिक्स्ड हेरिटेज साइट भी दिख रहा होगा, तो जो कंचनजंगा नेशनल पार्क है इसको हम क्या बोलते हैं, ये मिक्स्ड हेरिटेज साइट, मतलब इसमें कुछ कल्चरल वैल्यूज भी हैं, कुछ इसमें क्या है नेचुरल हेरिटेज वाली वैल्यूज भी हैं। मतलब जो हम लोगों ने क्राइटेरिया देखा तो ये कुछ इसकी भी चीजें मीट करता है, कुछ उसकी भी चीजें मीट करता है, तो इसको उठाकर मिक्स ग्रुप में डाल दिया गया। तो ये हमारे कुछ जो 45 हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट वो यहाँ पर मार्क किए गए हैं, इसको आप लोग देख सकते हैं अच्छे से। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और भी आप लोगों को अगर जो कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तब तक के जय हिंद सभी को।